सभी बच्चे ध्यान दें। विजन इंस्टीट्यूट का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं गौरी शंकर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शिक्षण अभिरुचि। जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं प्री टेस्ट देने के लिए, बीएसटीसी के लिए प्री टेस्ट है, उसके लिए आपका एक सब्जेक्ट बनता है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि आपको जब भी तैयारी कर रहे हो ना इसकी, यानी आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए इस शब्द का अर्थ क्या है। पहले तो शिक्षण, किसी को पता है शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण बार बार आएगा, आपकी लैंग्वेज वहां लिखी होगी ना, हर एक पर्सन में लिखा होगा टीचर शिक्षण कराते समय किन बातों का ध्यान रखे। अब आपको पहला शब्द ही आना चाहिए शिक्षण। शिक्षण मतलब क्या होता है? शिक्षण मतलब होता है शाबाश, पढ़ाना। पढ़ाना या फिर सिखाना। शिक्षण का मतलब ही क्या है? पढ़ाना या सिखाना। एक शब्द और आता है जो बार बार आएगा उसमें लिखा हुआ, एक आएगा अधिगम। अधिगम शब्द, अधिगम मतलब क्या होता है? ये आपको बार बार वहां लिखा हुआ मिलेगा। अब जब तक इन शब्दों के अर्थ नहीं पता होगे तो फिर लाइन का कोई मतलब नहीं है, फिर हम ऑप्शन कैसे करेंगे सही? शिक्षण मतलब तो होता है पढ़ाना या सिखाना। दूसरा ऑप्शन आएगा, लिखा होगा अधिगम। विद्यार्थी अधिगम करते समय किन बातों का ध्यान रखे। हाँ, अब लैंग्वेज से वो पूरी लाइन से आप समझ गए। अधिगम मतलब पढ़ना या सीखना। समझ गए ना? इन दोनों शब्दों के अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह से पूरे जो सिलेबस चलेगा आपका उसमें बार बार आएगा। तो ये दो शब्द आपको याद रखना है। एक तो शिक्षण, शिक्षण मतलब पढ़ाना या सिखाना, और अधिगम मतलब पढ़ना या सीखना। क्लियर हो गया? अब दूसरा है जो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण अभिरुचि। अभिरुचि चाहिए ना हमें, अब अभिरुचि का भी अर्थ आना चाहिए। अभिरुचि मतलब, ठीक है, लगाव भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम चलेंगे इसमें और क्या होता है अर्थ। लगाव और अभिरुचि। रुचि क्या होता है? इंटरेस्ट होता है ना। रुचि मतलब हमारा इंटरेस्ट किसमें है, लेकिन अभिरुचि का मतलब होता है हमारी विशेष रुचि किसमें है। विशेष यानी कोई ऐसा विशेष क्षेत्र हो जिसमें हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, विशेष जिसमें हम कुछ विशेष करना चाहते हैं, विशेष जिसमें रुचि हो। यानी कि शिक्षण पढ़ाने में जिसकी विशेष रुचि होती है। अब देखिए हमारा जो सिलेबस है वो क्या है? शिक्षण अभिरुचि, यानी पढ़ाने में विशेष जिसकी रुचि है उसको कौन कौन से विचार आने चाहिए, कौन कौन सा हमें नेतृत्व करता आना चाहिए, कौन से हमारे में सामाजिक विकास होना चाहिए, क्या हम उतने परिपक्व हैं या नहीं है, यही टॉपिक है। जैसे आप पहला पढ़ोगे उसमें लिखा है सामाजिक परिपक्वता। इसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे। मतलब समाज के लिए आप इतने बड़े हो गए क्या कि आप उसके आदर्शों का पालन कर सके, उनके विचारों के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें, ऐसा बन गए क्या? ये चेक करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप में इतना है समझ क्या। दूसरा नेतृत्व, आप में लीडरशिप करने की योग्यता है क्या? क्या ये जो बच्चे आएंगे उनको आप यहाँ बांध के रख सकते हो क्या, यानी बिठा के रख सकते हो क्या, उनको अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो क्या, ये आपको जांचना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक जो बने हुए हैं। दूसरा ऐसे हो रहेगा एक व्यवसायिक प्रतिबद्धता। उसका मतलब है बड़ी क्लास में ना फोन का इस्तेमाल मत करे। मेरे पास भी है मोबाइल, मैं भी छोड़ के दे, कोई भी आवे उसमें इस तरह का कुछ भी न रखे। देखो जब पढ़ना है ना हमें, 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपको टाइम मिले उसमें भूल जाओ आप किसी चीज़ को, उसमें निश्चिंत होकर आप है ना अपना उस पर फोकस रखें। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए ना, फिर गया, इसमें एक शब्द भी गया ना तो फिर पूरा जो चैप्टर है ना हमारा तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस पे विशेष तौर पे ध्यान दें। अभी मैंने कहा कौन सा टॉपिक था, आप देखो मैं थोड़ा सा विचलित हो गया, मैं ही भूल गया।
ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक प्रतिबद्धता, अपने व्यवसाय यानी शिक्षण भी एक, पढ़ाने का भी एक व्यवसाय है, उसमें भी हम पढ़ाते हैं, हमें पैसे मिलते हैं ना, ये भी एक व्यवसाय है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे अंदर ऐसी योग्यता है जिसको हम पढ़ा पाएँ, जिसको हम बता पाएँ, जिससे हम उसमें बच्चों को अच्छी तरह से कंटेंट दे सकें और उनको अच्छी तरह से समझा सकें? ऐसा है क्या हमारे अंदर? वो देखना चाहते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए भी आप में इन गुणों का विकास हो सके, इसलिए इन टॉपिक को यहाँ लगाया गया है आपके सिलेबस के अंदर। ये आपके टोटल जितने भी टॉपिक है, आपको एक टीचर बनने के लिए क्या-क्या उसमें गुण होने चाहिए, वो है ये। अभी देखते हैं आप में कितने-कितने गुण हैं इनमें, और कौन से है और कौन से नहीं है, ये पता चल जाएगा। पहला जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है नेतृत्व। नेतृत्व हमारा टॉपिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीडरशिप। ठीक है, अब आपको ये जांचना चाहते हैं कि आप लीडरशिप कर सकते हो क्या? लीडरशिप करने के लिए या नेतृत्व करने के लिए हमें किन गुणों का होना आवश्यक है, और लीडरशिप कौन करता है? अभी देखिए, देखिए, सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सामूहिक उद्देश्य यानी हम सबके, जो कोई भी लीडर है, मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप सबका लीडर मैं हुआ ना। अब लीडर मैं बताऊंगा कौन से, आपके कहाँ से पर्सन आने वाले हैं, बात हम बहुत सारी करेंगे, सभी जो क्षेत्र है उनकी बात करेंगे, लेकिन हमारा क्षेत्र कौन सा आएगा? शिक्षा का। हमारा क्षेत्र कौन सा आएगा? शिक्षा का। हम बात अभी कर रहे हैं सभी क्षेत्र की। लीडरशिप किसको नहीं चाहिए? आज ये संस्था खड़ी गई है, उनको चलाने के लिए एक लीडरशिप चाहिए ना। आज हम बैंक जाएं, बैंक के लिए, बैंक जो कर्मचारी है वो काम करेंगे, तो वहां भी एक लीडरशिप चाहिए ना। हम कोई भी कंपनी खड़ी करते हैं, उसके लिए भी एक लीडरशिप चाहिए। तो बस नेतृत्व हर जगह चाहिए। तो देखिए, उन नेतृत्व करता है वो सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन सभी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रेरित करता मतलब उसको प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है कि आप ऐसा कार्य करें जिससे हम सबका विकास हो सके, जिससे हम अच्छे, हमारा जो कार्य है उससे हमारी जो संस्था है, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो उद्देश्य है, उनको हम अच्छी तरह से पूरा कर सके। ठीक है, नेतृत्व का अर्थ देखिए क्या है? प्रभावित से संबंधित होता है। प्रभावित से यानी हम, नेतृत्व कौन करता है? जो सबको प्रभावित कर सके। मान लो नेतृत्व सारे करना चाहते हैं, मैं लीडर बनना चाहता हूं, लेकिन लीडर सारे तो नहीं बनते ना। उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने अपने विचारों से, अपनी आवाज से उन सभी को क्या कर सके? प्रभावित कर सके। ठीक है, आकर्षित कर सके। शाबाश। अर्थात किसी समूह में जो व्यक्ति अपने विचारों से, अपने कार्यों से आदि से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, उसे नेता कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नेता कहते हैं। और नेता ही क्या करता है? नेतृत्व करता है। समझ गए यह बात? इसमें छोटी सी, यानी 2 लाइनों में अगर अर्थ समझ जाओगे ना, सारे के सारे प्रश्न आप हल कर दोगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से आपको याद हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं आपने समझ लिया ना, समझ आप पे, मेरे पे नहीं है। मैं कितना ही डाल दूं कोई मतलब नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो समझो कि आपके सारे के सारे प्रश्न हल कर दोगे। जिनके द्वारा सामान्यतः यह कहा जाता है कि नेता में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, कि नेता होते हैं ना, उनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि नेता हर को नहीं बनता, उसमें कुछ विशिष्ट गुण तो होने चाहिए ना, ऐसा कहा है। जिनके द्वारा वो अन्य सदस्यों को या उनके व्यवहारों को भी प्रभावित करता है। किसी भी प्रकार के समूहों में से मानवीय समुदाय, हम अपनी बात कर रहे हैं, लीडर सभी में होते हैं। देखो, आज हम जंगल में देखते हैं तो जंगल का भी एक राजा होता है ना। लीडर तो उनमें भी होता है, पक्षियों में भी एक राजा होता है। लेकिन हम उनकी बात नहीं करके हम अपनी बात करें कि मानवीय समुदाय, जो हमारे मानव का समुदाय है, उसमें भी प्राय नेता होता है ना, वो सामाजिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यवस्थित होता है। सामाजिक दृष्टि से समाज में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही सब कुछ करता है, समाज से अलग नहीं रह सकता। हम किसी व्यक्ति को समाज से अलग नहीं कर सकते, समाज के बगैर वो जीवन नहीं चला सकता। देखो,
कोई भी व्यक्ति है उसे डॉक्टर की भी जरूरत होती है, डॉक्टर के पास जाना भी होता है ना, किसी टेलर के पास भी जाना होता है। तो ये व्यक्ति है ना, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना ही पड़ेगा उसे, अलग नहीं रह सकता। इसीलिए कहा है सामाजिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यवस्थित होता है कौन, मानवीय समुदाय में जो रहते हैं वो। ठीक है, अब देखिए हम अपना जो देश की बात करें, हमारे देश का, इस देश का शासन या संचालन करने के लिए एक नेता की जरूरत होती है। जैसे देश में अपने राजनीति की दृष्टि से देखें तो देश का एक प्रधानमंत्री है, वो चलाता ना, नेता है ना। अब ऐसा डायरेक्ट पूछा जाए कि देश का नेतृत्व करता कौन होगा, तो आप कहोगे ना प्रधानमंत्री होता है। अब बात करें कि राज्य है, एक राज्य है, कोई भी राज्य ले लो, उसका नेतृत्व करता कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद में लिखा है बैंक है, बैंक का नेतृत्व करता कौन होगा, बैंक मैनेजर होगा। और विद्यालय, विद्यालय है, उसका नेतृत्व करता कौन होगा, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि प्रधाना अध्यापक 10वीं तक का होता है, प्रधानाचार्य 12वीं तक का होता है। लेकिन हमने बात करनी है कि कोई भी संस्था है उसका मेन है ना, वो क्या होता है, लीडर होता है, नेतृत्व करता है। अब हम इसकी बात यहाँ तक तो कर ली। अब मैं कहूँ कि जो ये क्लास है उसका लीडर कौन होगा। अब ऑप्शन उन्होंने डाल ही दिए कि क्लास टीचर, मॉनिटर, या हर व्यक्ति, हर छात्र जो पढ़ता है वो, या उसके माता पिता अभिभावक। तो क्लास का जो नेता होता है वो कौन होगा, क्लास टीचर ही होगा। अभी वो पढ़ा रहा है, क्लास टीचर, मॉनिटर तो बाद की बात। अगर वो नहीं है, फिर कहा जाए कि उन बच्चों में से एक मॉनिटर है, तो क्लास का नेतृत्व करता कौन होगा, फिर मॉनिटर हो सकता है। अब हम स्कूल की बात करें, स्कूल का मेन जो होगा वो होगा ना नेतृत्व करता। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि आपका घर है, उसका नेतृत्व करता कौन है, ध्यान रखना आप कितने पढ़ लेना, किताब में से ये शब्द नहीं मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको। और जो अगर मैंने डाले हैं तो मैंने डाले होंगे उसमें, ठीक है। जो आपकी जो बुक्स है ना उसमें बहुत कम दिए हुए, बहुत कम दिए हुए। आगे जैसे भी आप पढ़ोगे उसके आगे जो मैटर है वो आधा मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मैं समझा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। और आएंगे प्रश्न आपको सीधे लिखे हुए वो नहीं आएंगे जो सीधे लिखे होते हैं। जितना भी इसमें लिखा होता है ना वो आता है प्रैक्टिकली, कि आपका व्यवहार, आपकी समझ कहाँ तक है, यहाँ वो प्रश्न आएंगे। जैसे मैंने कहा ना, अभी आपकी जो घर है, आपका जो घर है उसके अंदर नेता कौन होगा, पापा। हो सकता है पापा से बड़े आपके दादाजी हो, तो कौन हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वहाँ मालिका माता, पिता, दादा, दादी, फिर तो आपको पता होगा दादा ही होगा, है ना। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ तक अगर समझ गए ना तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, अगर इतना ही समझाए। वैसे आगे बहुत सारी चीजें बताने वाली, उसके बाद में बात करते हैं। मानव में नेतृत्व की भावना प्रारंभ से होती है। प्रारंभ से कहाँ से, हम कहाँ कब से नेतृत्व कर रहे हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है बाल्यावस्था में बालक अपनी प्रभावशाली प्रवृत्ति द्वारा दूसरे बालकों पर अधिकार जमाना चाहता है। बाल्यावस्था में, कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था में अधिकार जमाना चाहता है। इसके बाद बाल्यावस्था के उत्तर काल में, बाल्यावस्था के उत्तर काल में वह बालक जो निर्देश देता हो, वह बालक जो निर्देश देता हो, दूसरों को आज्ञा, अब थोड़ा ध्यान रखना, दूसरों को आज्ञा मानने के लिए बाध्य करता हो, दूसरों को आज्ञा मानने के लिए बाध्य करता हो, नेता नहीं हो सकता। इसने क्या कहा है, नेता नहीं हो सकता। सही बात है क्या, क्या होना चाहिए। अभी अभी तो मैं बता रहा था नेता कौन होता है, जो लीडरशिप करे। अभी इसमें लिखा हुआ है, क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसमें इसमें लिखा है कि नहीं कर सकता वो, बाल्यावस्था, हाँ बाध्य, शाबाश, जिसने कहा एक बाध्य शब्द लिखा हुआ है। देखो अवस्थाएं है ना मानव की, बाल्यावस्था, 4 अवस्थाएं बताई हुई है। कौन कौन सी, एक तो है बाल्यावस्था, और दूसरी
सॉरी, इसमें बाल्यावस्था लिखा हुआ है। वैसे 4 अवस्थाएं हैं। एक तो है शेषवावस्था, शेषवावस्था, और दूसरी है बाल्यावस्था, और तीसरी है किशोरावस्था, और चौथी होती है प्रौढ़ावस्था। अब कुछ कह रहे हैं युवावस्था छोड़ दिया सर ने ना, ये किशोरावस्था है ना, यही होती है युवावस्था। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, ये वैसे तो आपके आगे काम आएगी, जीवन में हमेशा काम आएगी। जब भी आप इसमें आओगे ना तो ये आएगी। वर्धावस्था प्रौढ़ावस्था आ गई, आप आगे छोड़ो। यहां तक देखो, शेषवावस्था होती है ना, वो कौन सी अवस्था कहां से कहां तक होती है? जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक मानो। ठीक है, कई जगह 5 भी लिखा है, कई जगह 6 लिखा है, वो जो मेन है ना वो 6 वर्ष तक होगी। ठीक है। उसके बाद में बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और उसके बाद में किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। कई जगह 18 वर्ष लिखा हुआ है और कई जगह 19 वर्ष भी लिखा हुआ है। और प्रौढ़ावस्था 19 से आगे, प्रौढ़ावस्था। अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैं कौन सी अवस्था में हूं, है ना? लगा रही हो ना अंदाजा? तो ये तो पहले लगाते हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं, चलो अच्छी बात है। अब हम इसकी बात कर रहे थे, शेषवावस्था, ये तो छोटा बच्चा होता है। अब मैं पूछूं कि जब बच्चा सीखता है ना, एक तो अभी आप सीख रहे हो, सीखने का सबसे आदर्श काल कौन सा होता है? इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में सीखता है? सीखने का आदर्श काल या आधार काल, मानो आधार काल बताइए, जिससे आधार काल हो भी सबसे ज्यादा सीखता है, वो है शेषवावस्था। इस उम्र में जितना सीखता ना, आने वाले 60 साल में नहीं सीखता। वो हर चीज का एक एक प्रश्न पूछता है, ये किस लिए है, ये क्यों रखी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों बैठे हैं, अच्छा ये क्यों है। कितने प्रश्न होते हैं बच्चे के, देखा है आपने? कभी देखा ही नहीं, आप तो आराम से बैठे हो, ठीक है, चल रहा है। जैसे जैसे उम्र जाएगी ना, प्रश्न भी बंद हो जाएगी। ये बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, और जितना आने वाले 60 साल में नहीं सीखता जितना यहाँ सीखता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ बात है कि बाल्यावस्था में, अब उम्र देखो, बाल्यावस्था 6 से 12। अब थोड़ा ध्यान रखना, बाल्यावस्था में बालक अपनी प्रभावशाली प्रवृत्ति द्वारा दूसरों बालकों पर अधिकार जमाना चाहता है। प्रभावशाली प्रवृत्ति द्वारा, कि नहीं मैं कह रहा हूं ना, इधर अब प्रभावशाली प्रवृत्ति द्वारा अधिकार जमाना चाहता है। इसके बाद बाल्यावस्था के उत्तरकाल में, उत्तरकाल, अब उत्तरकाल कहना है तो इसको 2 भागों में बांट देना। अब ये 6 से 12 वर्ष है ना, तो इसको 3-3 आधा कर दो। 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। इसका मतलब ये पहला है वो प्रारंभिक काल है, दूसरा क्या है, उत्तरकाल है। मतलब 9 से 12 वर्ष की बात कर रहा है। कहता है इसके बाद बाल्यावस्था के उत्तरकाल में, उत्तरकाल मतलब 9 साल से ज्यादा की बात कर रहा है। उत्तरकाल में वह बालक जो निर्देश देता हो और दूसरों को आज्ञा मानने के लिए बाध्य करता हो। अब बाध्य करता है ना, मैं कहूं नहीं आपको यही करना है, इसका मतलब लीडरशिप नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बाध्य कर रहा है किसी को, और बाध्य करने से कोई मानता है क्या? कभी नहीं मानेंगे। जब तक आप अपनी रुचि से नहीं पढ़ोगे तो मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूं नहीं पढ़ा पाऊंगा। रुचि खुद की जरूरी नहीं है, वो बाध्य कर रहा है। बाध्य करता है तो वो नेता नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए इनके विचार सुनो, वो क्या चाहते हैं, वो सारा मानते या नहीं मानते, उसके अकॉर्डिंग करो। तो बाध्य करता वो नेता नहीं बन सकता, बल्कि वह बालक जो शांतिपूर्ण, अब देखो, वह बालक जो शांतिपूर्वक अपने निर्देशों को उनके समक्ष प्रकट करता है। अपने निर्देश है, लेकिन वो किस तरह से बताता है? शांतिपूर्वक तरीके से, और उन्हें भावी कल्याण तथा सफलता का मार्ग सहानुभूतिपूर्ण से सिखाता है, वह नेता बनता है। अब नेता बनने के लिए आप समझ गए होंगे किस तरह से होना चाहिए। नेतृत्व करने के लिए सभी को, जो हमारा पहला लिखा हुआ था, पहली लाइन लिखी हुई थी ना, सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सामूहिक सभी के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हमें क्या है? कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही क्या है? नेतृत्व है।
क्लियर है यहाँ तक? वास्तव में वह व्यक्ति नेता बन सकता है जो अपने अनुयायी, अनुयायी कौन होते हैं? अनुयायियों, जो उनको मानते हैं। जैसे हमने देखा होगा कई जो धार्मिक प्रवचन देते हैं उनके बोले जाते हैं अनुयायी, कहते हैं ना। तो उनको उन्होंने कोई निर्देश तो दिए होंगे ना, और वो उन निर्देशों का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो वो उनके अनुयायी बन गए। तो देखो, अपने अनुयायियों के विचारों, व्यवहारों व कार्यों आदि को प्रभावित कर सके, उन्हें निश्चित व नई दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करता हो और उनका मार्गदर्शन करता हो, वो क्या है? नेता होता है। कोई भी व्यक्ति नेतृत्व के बिना नहीं रह सकता। देखो, सबसे बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे, वो बिना नेतृत्व के नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का आंशिक, आंशिक क्या होता है? थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा ही प्रभाव हो, आंशिक या पूर्ण प्रभाव अवश्य होता है। वही प्रभाव नेतृत्व होता है। कहीं ना कहीं हम, हमारे अंदर किसी का प्रभाव जरूर होता है। हमारे आदर्श तो होंगे ना, किसी न किसी को तो हम मॉडल मानते हैं ना। हमारा कोई तो होगा ना आदर्श, किसी को तो मानते हैं। किसी के मान लो हीरो है, चाहे फिल्मी हीरो ही हो, उनके वो आदर्श होंगे। किसी का टीचर आदर्श होगा। देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सबसे बड़े आदर्श पता है कौन होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। उनके पहले आदर्श कौन होते हैं? धीरे धीरे आदर्श बदलते रहते हैं। पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आदर्श होते हैं माता पिता, मम्मी पापा। वो अगर बाल भी है ना सही करता है ना, तो कहता है पापा की तरह कर दो मेरे बाल। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था थी, युवावस्था में आता है, फिर शाहरुख खान जैसे कर दो, है ना। होते हैं ना, थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो होते कब है? आयु के अनुसार बदलाव होता है। बदलाव जरूरी भी है और होते भी है, चेंजिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। यह कहा जाता है कि नेतृत्व एक सार्वभौमिक घटना है, यानी सार्वभौमिक का मतलब है सभी करते हैं। ठीक है, अतः जहां समाज है, जो ये समाज है, वहां नेतृत्व अवश्य होगा। नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, अब नेतृत्व करने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसमें लाइनें दी हुई देखिए। समूह है, उसको उचित मार्गदर्शन मिले। कोई भी समूह है, जैसे आप पढ़ रहे हो, ये भी एक समूह है ना, उनको भी क्या है? एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। दूसरा, उद्देश्यों का निर्धारण, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, या कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके लिए क्या है? उद्देश्य निर्धारित होंगे, हमें ये करना है, जरूरी है। समूह के उचित संगठन के लिए, हमारा जो समूह है उसका उचित संगठन हो, कोई उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, या उस पे कोई किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार ना हो उसके साथ। तो समूह के उचित संगठन के लिए, समूह की उन्नति के लिए, ठीक है, समूह के उन्नति के लिए और कार्यों के क्रियान्वयन के लिए। कार्य क्या होते हैं? जो हम काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये प्रेरणा तथा समूह पर नियंत्रण के लिए, प्रेरणा मोटिवेशन के लिए भी और समूह पर नियंत्रण के लिए भी। यानी कोई अगर किसी के बीच में, देखो इतना बड़ा समूह है तो बीच में लड़ाई भी हो सकती है, किसी के साथ में हो जाए, तो क्या करना है? प्रेरणा तथा समूह पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए भी नेतृत्व चाहिए। कोई तो होना चाहिए ना बड़ा। मान लो घर में लड़ाई हो जाती, दादा आ गए, चुप रहेगा ना? नहीं नहीं, उनके सामने नहीं बोलना है। तो कुछ नेतृत्व जरूरी है, कुछ नहीं, सभी के लिए वैसे तो सभी के लिए नेतृत्व, प्रेरणा तथा समूह पर नियंत्रण करने के लिए आदि के लिए नेतृत्व आवश्यक होता है। ये जो पॉइंट आपको समझ में आया क्या? सीधा, हाँ जी। अगर ये सीधा पूछा जाएगा नेतृत्व के लिए निम्न में से कौन सा कार्य होना चाहिए, तो लगभग जो पॉजिटिव बातें लिखी हो वो सारे होने चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो आपको पता चला एक नेगेटिव होगा उसमें। एक नेता को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। अब देखो, ये छोटा नहीं है पार्ट, अब आपके लिए तो छोटा हो सकता है, लेकिन इसको पढ़ाए ना संज्ञानात्मक, कम से कम 2 घंटे लग जाए। लेकिन हम इतनी बात नहीं करेंगे, हम अपने लेवल की बात करेंगे। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, इन तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया। इसमें इसमें संज्ञानात्मक होता है, इस पक्ष में ज्ञान के साथ हमें ज्ञान होना चाहिए, जिस बात को हम बता रहे हैं ना वो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के साथ सोच, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से समझ विकसित करना होता है संज्ञानात्मक में। ज्ञान के साथ में हमें तर्क करना आना चाहिए। अच्छा ये हुआ तो ये हुआ कैसे, अच्छा ऐसा होना चाहिए,
तो वो होता है संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है भावनात्मक पक्ष, किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति को देखकर बनने वाली धारणा। किसी व्यक्ति को हमने देखा, हमने किसी किसी ने हमें बताया कि एक व्यक्ति ऐसा था, वो बहुत अच्छा है। जब भी उनके पास कोई जाता है तो जिसको जो ज़रूरत होती है ना, वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। तो हमारे मन में उनके प्रति धारणा क्या बन जाती है? बच्चा जो व्यक्ति है वो तो बहुत अच्छा होगा, होगा ना? ये हमारी भावना ही कहती है, ये हमारी भावना ही कहती है ना? तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष। इसमें किसी को पूछना हो पूछ लेना। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि किसी को बोलना नहीं है या किसी से मेरे से प्रश्न नहीं करने हैं। जिसको जो मन में आए, जो पूछना हो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है? और मैं ये भी बात बताऊंगा कि अगर टीचर को ना आए, मान लो आप मेरे से पूछ रहे हो और मुझे कोई एक प्रश्न है उसका उत्तर नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए? ये आपके प्रश्न पूछेंगे, उसमें टीचर एप्टीट्यूड होता है ना, उसमें प्रश्न भी आता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? अब ये बातें अगर नहीं पता हो तो फिर आप कैसे करोगे, है ना? तो ये भी मैं बताऊंगा। चलो एक बार इनकी बात करें। मनोक्रियात्मक पक्ष, इसमें कौशल से संबंधित, कौशल कौशल क्या होता है? स्किल। हमें कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। स्किल से संबंधित महारत हासिल करना, जैसे कार चलाना। अभी मैं कह रहा हूं, जैसे अभी आप कौशल कौन सा सीख रहे हो? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा कौशल क्या है? पढ़ाना है ना, सिखाना है। ये भी एक कौशल है। जब आप पढ़ाना सीखोगे ना, तो ये आपको कौशल, जैसे भी आपका पीटीटी के अंदर ये सिलेक्शन होने के बाद बीएड में जाओगे या फिर बीएसटीसी कर रहे हो, तो उसमें आप जो मेन है वहां पहुंचोगे तो आपको स्कूल में पढ़ाना होगा। अब मैं तो बीएड का हूं, मैं तो अनुभवी बंदा हूं, उनको पढ़ाता हूं, उनको बताता हूं, तो मुझे तो पता है। आप जैसे वहां पहुंचोगे तो वहां पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ाना है। उसमें आपको स्किल सिखाई जाएगी। जैसे एक पहली स्किल कौन सी होती है, उसके बाद में कैसे कैसे 5 या 7 मिनट की स्किल होती है, स्किल होती है। उसको सीखने के बाद में आप यहाँ खड़े होने सीख जाओगे। आपको बोलना किस तरह से है, आपको हाथों का प्रयोग किस तरह से करना है, आपको खड़े किस तरह से रहना है, आपके सामने वाला क्या देख रहा है, आप किस तरह से उनको देख रहे हो, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये आपको स्किल होगी वो। तो देखिए ये कह रहा है कि मनोक्रियात्मक पक्ष में होता है कि हम्म, कोई भी कौशल यानी स्किल है कोई, उसको हमें हासिल करना है। जैसे कार चलाना, कार चलाना भी एक स्किल है ना, पढ़ाना भी एक स्किल है, कंप्यूटर चलाना ये भी क्या है? एक स्किल है। सबको तो नहीं आता। हमें देखो, सारी चीजें देखने से नहीं आती। हम ऐसे बैठे बैठे देख लेते हैं, अच्छा बस ऐसे चलती है, चलती है, लेकिन आपको चलानी आती है? नहीं आती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करके सीखना, यानी उस चीज को हमें करना है। ऐसे ही क्या है, जब तक हम देखते हैं कि सीख गए, कभी नहीं सीखेंगे। जब तक हम खुद नहीं करेंगे हम सीख नहीं पाएंगे। आप हमेशा देखते हो, चलो ठीक है यहाँ सर आते हैं, वो पढ़ाते भी है, इस तरह से पढ़ाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे ऐसे ऐसे करते हैं, हमें ऐसे ऐसे पढ़ा दिया। आप कहीं यहाँ आके देख लेना, जब तक करोगे नहीं सीखोगे नहीं। तो ये स्किल है, स्किल कोई भी है उसको पहले सीखना पड़ेगा। तो ये जैसे कार चलाना, कंप्यूटर चलाना, पढ़ना, ये पढ़ना नहीं है, पढ़ाना था। पढ़ाना आदि जो क्रियाएं है ना, ये क्या है? मनोक्रियात्मक पक्ष में आती है। अर्थात उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? किसका व्यक्तित्व? किसका? शिक्षक का। ठीक है, शिक्षक का व्यक्तित्व भी क्या होना चाहिए? बहिर्मुखी होना चाहिए। और वैसे हम पढ़ क्या रहे हैं? नेतृत्व, यानी लीडर होता ना, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी। तो हमारा जो टॉपिक था ना, उसके अकॉर्डिंग है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी। लीडर जो होता है ना, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी होना चाहिए। लेकिन हम प्रश्न कर रहे हैं कि जो टीचर होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। यहां बात आई तो टीचर है, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अंतर देखो, ये भी व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, ये बताना भूल गया। क्या पता था आपको? नहीं पता। 2 तरह का होता है। एक तो होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ये 2 तरह का व्यक्तित्व होता है। किसी भी करेक्टर का 2 तरह से व्यक्तित्व है। एक तो होता है अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। अब मैं पूछूं, डॉक्टर होता है, वो इनमें से कौन सा व्यक्तित्व होता है? जो डॉक्टर होते हैं
अब अंतर्मुखी क्या होता है? देखिए, अंतर्मुखी वो व्यक्तित्व होता है जो किसी के साथ में बोलता नहीं, अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप से बातें करता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद को ही पता हो। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वैसा होता है जो ऐसे चला गया, रास्ते में ही कोई मिला, और कैसे हो, ठीक हो, मम्मी पापा कैसे हैं, वो जाते हुए पता नहीं किस किस से बातें करेगा। ये होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब बताइए, टीचर को कौन सा व्यक्तित्व होना चाहिए? टीचर का कौन सा होना चाहिए? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। टीचर का कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी, क्योंकि उनसे बच्चों से लगाव है, उनको बच्चों के साथ में उनका आना जाना या बात करना सारा कुछ बच्चों के साथ में ही है। उसके बाद में उनके अभिभावक आए, यानी उनके माता पिता आए, उनके साथ में भी उनके विचार मिलने चाहिए। तो उनका व्यक्तित्व हमेशा कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी। तो आपका जो पर्सन बनता है वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। यानी कौन? टीचर कौन सा कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। उसे व्यक्तित्व के निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ तो व्यक्तित्व बताया था, अब बता रहे हैं इनमें व्यक्तित्व के पक्ष कितने हैं? कितने पक्ष बताए हैं? 4 पक्ष बताए। क्या बताया? एक तो मानसिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा संवेगात्मक, और चौथा सामाजिक। ये 4 तरह का व्यक्तित्व। अब इसमें भी पढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे। सामाजिक, सॉरी, पहला है मानसिक, यानी मेंटली क्या है, कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मेंटली में कैसे करें? उसे अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अगर बिना आत्मविश्वास के कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अपने जो क्षेत्र है, जिसको वो पढ़ा रहा है या जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसका उसको ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए ना? वो होना चाहिए। समझने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। सोच समझने की शक्ति, यानी मेंटली डिस्टर्ब ना हो, मानसिक में अच्छा होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तो व्यक्तित्व के पक्ष है उसका अच्छा है। दूसरा शारीरिक। शारीरिक में क्या? सुंदर होना चाहिए। हाँ, सुंदर की बात नहीं है, सुंदर होना जरूरी नहीं है। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? एक तो शरीर से हष्ट पुष्ट, यानी कि गुड हेल्थी होना चाहिए, है ना? दूसरा, उसे ऊर्जावान होना चाहिए। जैसे एक आलसी व्यक्ति ना आए, यहाँ आके बैठ जाए, अच्छा चलो करेंगे, बातें होती रहेगी, इस तरह से भी ना हो। उसमें क्या है? ऊर्जा होनी चाहिए ना, और पढ़ाने में भी दक्ष होना चाहिए, है ना? तो इस तरह का, जैसे आवाज़ है, उसकी आवाज़ भी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने पूछा ही नहीं आपको, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, तो बता दिया करो। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ तक स्पीकर लगे हैं या नहीं लगे हुए, तो मैं उस अकॉर्डिंग, मेरे पास तो ये लगा हुआ ना, तो मुझे लग रहा है इसमें स्पीकर लगे होंगे, तो वहाँ तक बात जा रही हो। आज मेरी पहली क्लास है, इसके बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे पता चल जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ना पहली बार आता है, उनको नहीं पता होता। और जैसे ही टीचर आता ना, 5 मिनट के बाद में पता कर लेता है कि इस क्लास में कौन पढ़ने वाले हैं, कौन नहीं पढ़ने वाले। टीचर जब ऐसे पढ़ाता ना इधर, तो उसकी 2 आंखें इधर भी होती है, ध्यान रखना। अभी मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि मैं इधर देख रहा हूँ, क्या मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या देखो आप ऐसे करके सामने, अब मेरी तरफ ऐसे देख के देखो, इधर पास वाला दिखाई नहीं दे रहा? क्या देखा रहे, दे रहा है? अब वो सोचता है कि सर तो उधर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन टीचर को सब पता होता है, वो जानबूझ के देख रहा है उसी को देखने के लिए। तो ये चीजें ना सब पता होता है टीचर को, नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो करेंगे कौन? है ना? बच्चा है, बच्चे जैसी हरकतें करे अच्छा लगता है, होता ना, या नहीं होता? देखो छोटा बच्चा, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा आपके पास सोया हुआ है, कितना बच्चा माने, कितना छोटा माने? 5 साल का नहीं, छोटा और छोटा ले जाओ, साल, साल 6 महीने का बच्चे आपके पास सोया हुआ है। आप उसको बड़े प्यार से, अच्छा कैसे हो, ऐसे ऐसे करेगा ना, बहुत अच्छा लगता है, वो अपने हंस देता है, खुश हो जाता है ना, अच्छा भी लगता है ना। अब क्या हुआ, आपके पास सोया हुआ है, सारे कोई नहीं है, और वो बच्चा ही सोया है, और रात को 1-2 बजे वो खड़ा हो जाए कि आजा, आप बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं यार, यहाँ मन नहीं लगता, कैसा लगेगा? आप बताओ, इमेजिन करो आप,
कैसा लगेगा हमें? अरे यार इसको क्या हो गया? लगेगा ना? क्योंकि हमें पता है बच्चा है, बच्चे जैसी हरकत करे तो अच्छा लगेगा, चाहे वो बड़ा बड़ा कुछ भी कर दे अच्छा लगेगा। लेकिन वो गलत करेगा, गलत तरीका करेगा तो हमें डर लगेगा। इसीलिए जो चीजें हैं ना वहां तक तो सीमित रहे तो हमें अच्छा लगता है, इसके अलावा अजीब लगता है। चलो उसके बाद में बात करते हैं संवेगात्मक। संवेग होते हैं ना, संवेग हर व्यक्ति के अंदर बहुत होते हैं। बहुत मतलब मैकडुगल ने माने 14 संवेग। संवेग हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो किसी को डर लगता है ना? जैसे मैंने एक बार कहा आप खड़े हो जाओ, तो एकदम क्या है उसको पता नहीं क्या हो जाता है, और उसके है ना, आज तो मुझे क्या पता नहीं क्या पूछेंगे, हो जाता है ना। ये संवेग जिस पे हमारा बस नहीं चलता, ये हमारे अंदर के ही है। जैसे भय है, डर होता ना, वो एकदम ही कभी कभी ऐसे लगे तो एकदम ही हमारे शरीर में पता नहीं क्या हो जाता है। क्रोध भी आता है, पता नहीं उसमें क्या हो जाता है, हम बोलना, शरीर किसी के कांपना शुरू हो जाता है ना। तो इस तरह के ना क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, ये हमारे संवेग है। तो ये संवेग भी स्थिर रहना आसान नहीं होता। जिसके संवेग स्थिर नहीं है वो पढ़ाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। संवेग भी कंट्रोल होना चाहिए, ये कह रहा है संवेगात्मक भी उसमें है ना, संवेग है वो भी कंट्रोल होने चाहिए। समझ गए? और ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये तो बहुत बड़ा पार्ट है, उसको बताने के लिए तो ना 4-5 घंटे चाहिए। तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि संवेग है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और संवेग कौन से? जो दुख है, सुख है, इसमें जो हमारे शरीर में है ना कुछ हलचल होती है, उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए बस। उसके बाद में सामाजिक। सामाजिक यानी समाज में रह के हमें उनके जो नैतिक मूल्य है, उनके जो आचरण है, उनके अनुसार अपने आप को ढालना। अब इसको एक आपकी एक चैप्टर लगता है सामाजिक परिपक्वता, उसमें समझाएंगे। बस एक बार हम इतना ही करेंगे कि सामाजिक रूप से वो है ना अच्छा होना चाहिए, कि समाज जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अर्थात उसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक चारों ही पक्षों में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। ये जो हम चारों बात करके आए उसमें हमें दक्ष होना चाहिए, यानी हमें उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य गुण है जो एक नेता में होने चाहिए। वो सामान्य गुण सभी को आते हैं, आपको ऐसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्या होने चाहिए? दूरदर्शिता, आगे की सोच वाला होना चाहिए कि हमें आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। क्लियर है? आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तो होना जरूरी है, इसमें नहीं होता ना फिर अपने कुछ भी नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस होना पहली बात जरूरी है। दृढ़ संकल्पी, कि हमें ये काम करना है तो करना ही है, ऐसा होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार लोचशील। अब यहां एक शब्द आया लोचशील, जहां दिक्कत आई है ना। लोचशील का मतलब है हम कुछ नियम बना लेते हैं कि हमारा नियम है आपको 10 बजे आना है, 10 बजे ही आना है। 10 बजे के 1 मिनट बाद में आए तो क्या है, बाहर चलो। तो हम ऐसा करेंगे ना तो दूसरे दिन 2 बच्चे और टूट जाएंगे, आएंगे नहीं, है ना। कई बार हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो, हम ऐसे उनको ऐसे नहीं बोल के एक बार पूछें कि आप लेट आए हो, क्या हुआ। वो कहे मेरी प्रॉब्लम थी सर, बस आ रही थी, बस लेट हो गई, इस वजह से ना मैं थोड़ी लेट हो गई। तो हमें पता है वो बच्ची गलत नहीं है या बच्चा गलत नहीं है ना। तो कई बार हमारा जो एक नियम होता है ना उसको बदलना पड़ता है। तो लोचशील मतलब थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। हम कठोर कितने हो जाए ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई बार उस नियम को भी हमें बदलना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें भी आवश्यकता अनुसार हमें परिवर्तन करना होता है। ठीक है, अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, नेतृत्व किसी में हो सकता है, कोई भी कार्य क्षेत्र है, हमने बैंक वाला भी देखा है ना, और राजनेता के हिसाब से भी देखा, टीचिंग अपने शिक्षण के अनुसार भी देखा, उन सभी में क्या है, दक्ष होना चाहिए। साहसी और परिश्रमी भी होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? सतत प्रयत्नशील, मतलब हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना है, कोई भी कार्य के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। समूह गत्यात्मकता, यानी समूह है, जो हमारा समूह है उसमें हमें आगे बढ़ते रहना है, गति करनी है, यानी उन्नति करते रहना है। नैतिक व दयावान, हमारा जो चरित्र है वो कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, दयावान भी होना चाहिए। किसका?
जो नेतृत्व कर रहा है। इसके अलावा उद्दीपक, ये लाइन आपको नहीं आएगी। उद्दीपक मतलब नहीं पता ना। उद्दीपक होता है कि मैं कोई कार्य करवाना चाहता हूं आपसे, मैं कहूं कि आप ऐसा करें, इसमें झाड़ू लगाए, तो आप मना कर दोगे। हम क्यों लगाएं? हम क्यों लगाएं? नहीं लगाओगे ना। अब मैं कहूँ कि चलो कोई बात नहीं बेटा, आज जो सफाई कर्मचारी है वो आए नहीं है, अपने खुद ही सफाई कर लेते हैं, आप एक बार थोड़ा साइड हो जाओ, मैं करता हूँ। तो आप क्या कहोगे? नहीं सर, आप एक बार रुको, है ना, हम कर देते हैं। पहल किसको करनी पड़ती है? जो लीडर है। तो अपने आप को ऐसा उद्दीपक बनाना है जिससे क्या है कि जो अनुयायी है उसके, जो उसके जुड़े हुए उनके, जो उनका क्राइटेरिया है, या अपने जो टीचर के माने तो उनके शिष्य है, उनके लिए ना आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को। अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वो बच्चा कार्य करेगा। यानी मुझे ना कुछ ऐसा करना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है कि मुझे एक अच्छा सा सिलेक्शन लेना है, मैं एक बड़े पद पे गया, तो आप मोटिवेट होंगे ना। तो मुझे अपने आप को ऐसा उद्दीपक बनाना है जिससे क्या है वो मोटिवेट होते रहे, कोई भी कार्य करके, जैसा उसका काम है वो वैसा कार्य करके उनको ना मनोबल बढ़ाएगा। उद्दीपक करेगा ना, उद्दीपक देना यानी अपने आप को एक उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत करना, खुद अपने आप को। कौन? जो नेतृत्व करता है। कौन? जो लीडर है। वो लीडर अगर अच्छा कार्य करेगा तो उससे क्या है, दूसरे उनके अनुयायी है या उनको मानने वाले हैं या उनको देखने वाले हैं या उनसे पढ़ने वाले, वो सारे क्या है, उनसे प्रेरित होंगे। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला, समझाने की जरूरत नहीं है। प्रवाहपूर्ण तार्किक अभिव्यक्ति, यानी बोलने में कैसा होना चाहिए? प्रवाहपूर्ण और तर्क करने वाला उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ऐसी उसकी वाणी होनी चाहिए। उसके बाद है सूचना संग्रहण और संप्रेषण कला में दक्ष। सूचना संग्रहण मतलब उसे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा संप्रेषण, आपके एक टॉपिक लगता है संप्रेषण, अभी आपके जो है ना इसी सिलेबस में एक टॉपिक है संप्रेषण, मैं आपको समझाऊंगा संप्रेषण। लेकिन यहाँ संप्रेषण का मतलब है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत का जो तरीका है ना, वो होता है संप्रेषण। एक बार इतना ही समझेंगे हम, संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए हमारा। संप्रेषण कला में क्या होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। और उसका चरित्र कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए उसका चरित्र। और समायोजन करने वाला होना चाहिए। समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, मान लो कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हो, आप कोचिंग सेंटर में आए और यहाँ क्या कि आपने आके पहले दिन ही देखा, पढ़ाने वाले आपको लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छा है कि पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है यहाँ सीट भी नहीं है। और मैंने कहा यार भाई बैठ जाना किसी के पास में। वो कहते यार मैं ऐसा थोड़ी हूँ, ऐसे कैसे बैठ जाऊंगा। अगर वो एडजस्टमेंट कर लेगा, वो कहेगा नहीं सर यही बैठ जाऊंगा, अभी देखना बस इतनी जगह बहुत है सर। उसको क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए। उसको बैठने के लिए नहीं आया, उसको क्या चाहिए? पढ़ना है। तो एडजस्टमेंट हो गया ना। और जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, समायोजन नहीं कर पाएगा, वो फिर नहीं बन पाएगा। उसको करना पड़ेगा, समायोजन करने वाला होना चाहिए, जनहित के कार्य करने वाला और अच्छी स्मृति वाला होना चाहिए। भाषावादिता, भाषा में और व्यवहारिकता आदि गुण भी होने चाहिए उसमें। व्यवहारिकता समझ गए हुए, व्यवहार है उसका, वो भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। नेतृत्व के प्रकार, बस ये नेतृत्व हो गया। अब आगे प्रकार, कौन कौन से प्रकार? वैसे इसमें 2-3 और भी लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 ही होते हैं। नेतृत्व मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। कौन कौन से? एक तो है प्रजातांत्रिक और दूसरा है निरंकुश। बस 2 ही प्रकार है। अब प्रजातांत्रिक मतलब जो प्रजा कहती है, जैसे ये जनता कहती है उसके अकॉर्डिंग प्रजातांत्रिक। थोड़ा क्लास में ध्यान दे। प्रजातांत्रिक में देखिए, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने अधिकारों को विकेंद्रित कर देता है। नेता क्या करता है? अपने, ये नेता है मान लो, ये अपने अधिकार क्या कर देता है? विकेंद्रित कर देता है। एक व्यक्ति है उसको अधिकार दिया, दूसरे व्यक्ति को अधिकार दिया, तीसरे व्यक्ति को अधिकार दिया, चौथे व्यक्ति को अधिकार दिया, और उनको कहा कि आप अपने फील्ड में काम करें। उन्होंने आगे फील्ड में काम करवाए। समझना, ठीक है? अब बताइए, इसका बोझ कम हुआ ना, काम भी होगा
उसने अपना काम बांट दिया, सबको अधिकार भी दे दिया और ये काम होना चाहिए। अब उसके ऊपर लोड तो नहीं रहा ना। तो कह रहे हैं दो प्रकार के प्रजातंत्र, इस प्रकार के नेता अपने अधिकारों को विकेंद्रित कर देता है, लेकिन मुख्य केंद्र वह स्वयं रहता है। मुख्य में कौन है? स्वयं है। मेन लीडर वो आप है, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है? काम बांट दिया, तो काम जल्दी होगा, आसान भी होगा, अच्छा भी होगा, और उनको भी क्या है, एक नेतृत्व करने का मौका भी मिला है उनको, वो भी खुश है अपनी जगह। तो स्वयं मुख्य केंद्र में स्वयं रहता है और समूह को अभिप्रेरित करता रहता है। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशन देता रहता है। इसमें समूह के सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। देखो, इसमें समूह के जितने भी सदस्य हैं, इन सबको अपने अधिकार या अपने विचार है वो अभिव्यक्त करने के समान अवसर भी मिल रहे हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रजातांत्रिक नेतृत्व सर्वोत्तम प्रकार का होता है। ये नेतृत्व है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसने कहा है कि एक नेता है या कोई भी नेतृत्व कर रहा है, वो अपने अधिकार वैसे विकेंद्रित कर देता है, सबको दे रहा है। ठीक है, अब उनको अधिकार भी दिए, अधिकार देने के साथ साथ में क्या कहा है, अधिकार भी दिए। अब वो खुद जो सदस्य है वो अपने विचार भी रख सकते हैं। अपने जो विचार है वो मोटिवेट करने के लिए अपने, हो सकता है इस व्यक्ति के अंदर जो नेतृत्व कर रहा है उसमें बहुत सारी चीजें उसके माइंड में नहीं आ रही, लेकिन अब माइंड कितने हो गए? बहुत हो गए ना। अब ये थोड़े थोड़े विचार देंगे तो भी अच्छा होगा ना। एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते, एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते। क्या एक व्यक्ति सारा कुछ संचालन कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको एक टीम वर्क चाहिए। मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी क्या है, ये नहीं आता ना, ये कंप्यूटर वो चलाएंगे सर, अब इसको जोड़ के कौन रखेगा? अब यहाँ हम बैठे हैं तो ये पंखे चलाने वाले ये भी चाहिए हमें। अब जब तक ये सारी चीज नहीं होगी ना तो मैनेज नहीं होगा। तो एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर इनमें अब अधिकार दे दिए गए, अब ये अपने अधिकार भी है, ये अपने, अब जो भी इसके मन में विचार आते हैं वो विचार देते हैं, तो क्या है, ये जो नेतृत्व होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। अब एक निर्णय करे, ये सारे के नहीं सर ऐसा होना चाहिए, तो वो निर्णय क्या होता? बेस्ट होगा ना। तो इस प्रकार का नेतृत्व कौन सा? प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व है वो सर्वोत्तम प्रकार का नेतृत्व है। क्लियर है? ठीक। दूसरा है निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश, अब इसमें देखिए, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता, हाँ बिल्कुल लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में सबको छूट होती है अपने मत देने की, है ना। वैसे ही है कि प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक और लोकतंत्र एक ही बात है। इसमें देखिए निरंकुश नेतृत्व, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता आता है ना, वो दमनकारी नीति अपनाता है, दमनकारी नीति अपनाता है। वह समूह के सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखता है। समूह उन सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखेगा और उसका निर्णय ही, उसका निर्णय ही, उसका किसका, जो नेतृत्व कर रहा है उसका निर्णय ही क्या है, सर्वोपरि होता है। तो बताओ कोई काम करेगा? नहीं, मैंने कह दिया ना यही है सही, तो फिर कौन करेगा काम? वह समूह की हित की अपेक्षा अपने विषय में, समूह का हित नहीं चाहता, किसका हित चाहता है? अपना हित, और अपने आदेश है उनकी पालना करने का, पालना करने पर अधिक जोर देता है कि जो मैंने आदेश दिए उसी की पालना होनी चाहिए। तो क्या है, ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो व्यक्ति पूजा पर, यानी अपनी आप की पूजा करवाने पर विशेष बल देते हैं कि मैं ही हूं सर्वोपरि। तो ऐसा नेतृत्व कैसा होगा? अच्छा या बुरा? बुरा होगा। तो कौन सा नेतृत्व अच्छा था? प्रजातांत्रिक। कौन सा बुरा है? निरंकुश नेतृत्व। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट हमारा, यहां तक लगभग हमारा जो है सिलेबस में पहला चैप्टर था लीडरशिप, वो कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें से प्रश्न है जो उनको हल करने हैं, और उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों को एक भी गलत नहीं करोगे, जहां तक मेरा मानना है। अब मैंने कुछ बोला नहीं है, आपको ही करना है, आपको बताना है कि उनका उत्तर कौन सा आना चाहिए। जैसे एक विद्यालय का नेता होता है, शाबाश, सब देख लो, सभी अगर बोलोगे ना मैं खुश हो जाऊंगा कि आपने जो पढ़ा है ना और मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ। इसमें एक विद्यालय का नेता होता है, कैसा होता है या कौन होता है? वो होता है प्रधानाध्यापक। अब यहीं अगर देश का नेता आता तो
प्रधानमंत्री। राज्य का नेता आता तो, अगर यही प्रश्न आता कि एक विद्यालय है उसमें एक कक्षा चल रही है, उस कक्षा का नेता कौन है? कक्षा अध्यापक। ध्यान रखना, कक्षा अध्यापक, अध्यापक तो बहुत सारे हैं। अब उस कक्षा का अध्यापक है, वो क्या है? वो क्या है? नेता है, उस कक्षा का नेता है। दूसरा प्रश्न, आप कक्षा का नायक यानी मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? होशियार व बुद्धिमान छात्र को बनाएंगे ना, नहीं तो किसी और को बना दिया गड़बड़ हो जाएगा। शाबाश, बिना ऑप्शन ही दे रहे उत्तर, ऑप्शन पढ़ते ही नहीं हो। उसके बाद में, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? देखो, अब ये प्रश्न है ना, थोड़ा सा जो बताया था ना उसके अकॉर्डिंग अभी तक पूरा आया नहीं है। जो हमने जिस पर चर्चा की ना उसमें वैसे थोड़ा थोड़ा तो आ गया, लेकिन पूरा नहीं आ पाया। फिर भी देखते हैं, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? मनोविज्ञान का, सम्मोहन शक्ति का, राजनीति का, या प्रभावी वक्तव्य का? देखो, इसमें से जो उत्तर है ना, ये उत्तर क्या है? इसमें से एक वैसे गलत कोई नहीं है। चारों जो ऑप्शन है ना उसमें गलत कोई नहीं है। एक तो है 3 नंबर का, एक है 2 नंबर का, एक है 1 नंबर का, और एक का कुछ मिलता नहीं, ऐसे ही। तो गलत तो कुछ है नहीं, लेकिन हमें कौन सा लेना है उत्तर जो बिल्कुल सही हो, स्टिक उत्तर लेना है। तो हमें स्टिक उत्तर कौन सा होना चाहिए वो देखना है। तो इसमें ना कौन सा होना चाहिए? नेता के लिए किस विषय का ज्ञान होना चाहिए? अगर राजनीति का करें तो राजनेता को ज्ञान होना चाहिए, और क्षेत्र वाले जैसे बैंक मैनेजर है उसको राजनीतिक ज्ञान होने से क्या फायदा? टीचर है उसको राजनीतिक का तो ज्ञान है, लेकिन पढ़ाने का ज्ञान ही नहीं है, फिर कैसे होगा? तो ये ज्ञान तो जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है, मतलब सबके लिए। तो ये सबके लिए पूछा है, किसका जरूरी होना चाहिए? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान होता है जो मानव को जानने का विज्ञान है, कि ये बच्चे है ना, इसीलिए टीचर जब भी टीचर बनता है ना, एक मनोविज्ञान लगेगी, एक बुक लगेगी आपकी, मनोविज्ञान एक स्पेशल पढ़नी पड़ेगी। टीचर को ये पता होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये आप पढ़ोगे ना, मनोविज्ञान पढ़ोगे, तो आपको सब पता चल जाएगा। बच्चा जन्म लेता है ना, उसके बाद में उसके दिमाग में क्या क्या चलता है, जो जो अवस्थाएं बताई है ना मैंने, जो टीचर बनता है उसको सब पता होता है। क्लास में पढ़ाता है उन बच्चों को ही पता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये मत सोचना कि मनोविज्ञान ऐसे ही है। मनोविज्ञान है जो मानव का जो ज्ञान है या उनके अंदर है, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, उन सभी को, यानी उनकी समझ है ना, वो विकसित कर देता है कि क्या हो रहा है। यानी जानने वाला मनोविज्ञान मानव को जानने का है, ठीक है, ये जानने का इतिहास है मान लो, तो ये ज्ञान होना जरूरी है, मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, इसके अलावा राजनीति उसको भी जरूरी है ना, उन व्यक्तियों के दिमाग में क्या चल रहा है, सबके लिए ना। तो ये नेता को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। चौथा प्रश्न, शिक्षक के लिए किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक के लिए किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण की, या छात्रों की पिटाई न करने की? मित्रतापूर्ण व्यवहार की अगर हम ये करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 2-4 बच्चे फिर जलन करने लग जाएंगे, ये इसके साथ तो सर अच्छे रहते हैं, मेरे साथ नहीं, है ना? तो कौन सा होना चाहिए? प्रभावी शिक्षण की, चाहे कैसा ही हो, सुंदर हो या ना हो, उसको पढ़ाने का ज्ञान आना चाहिए, है ना? पढ़ाना अच्छा आ रहा है, कैसा भी हो, अच्छा पढ़ाएगा, नॉर्मल सी बात है। शिक्षण में ये गुण सर्वाधिक प्रशंसा योग्य गुण है, कौन सा? प्रभावी शिक्षण का। शिक्षण मैंने क्या कहा था? पढ़ाना या सिखाना, अच्छी तरह से प्रभाव डाले, ऐसा पढ़ाए, अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट कर दूं? यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे तो? यदि कोई समूह में समूह समूह है कोई, उसका एक नेता है,
और नेता जो बताता है उस मार्ग का अनुसरण जो उनके अनुयायी है वो नहीं करे, अनुसरण बंद कर दे, तो वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, या समूह टूट जाएगा, या समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, वह नेता पदच्युत माना जाएगा। पदच्युत है, पद से हटा हुआ ही माना जाएगा। जैसे मान लो मेरी क्लास है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आज मेरी बात न मान के आप ये गेट खोल के आप सारे चले जाए, तो मैं तो वैसे ही नहीं हूँ, है या नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो वैसे ही हट गया। तो क्लियर कौन सा हुआ? वह नेता पदच्युत माना जाएगा, यानी बर्खास्त माना जाएगा, बर्खास्त हो गया। नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है, अतः इसका संबंध होता है इसका संबंध होता है संस्कृति के संरक्षण से, धार्मिक मूल्यों के विकास से, सामाजिक मूल्यों के विकास से, या समुदाय के मार्गदर्शन से। देखो, नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, समाज को जानने का है ना? तो प्रत्येक परिस्थिति में लागू होता है, इसका संबंध तो समाज की बात कर रहा है तो सामाजिक मूल्यों का विकास हो। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए, ये आपको क्लियर आना चाहिए। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे उससे क्या न हो, समूह को आघात पहुंचे ऐसा, या केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, या समूह को प्रेरणा मिले, या सारा श्रेय स्वयं को दे। समूह को प्रेरणा मिले, समूह को मोटिवेट करे, ऐसा होना चाहिए। यानी ऐसा एक नेता है, उसके समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि समूह को उससे क्या मिले? प्रेरणा मिले। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। अच्छा, आप देख रहे हो पीछे, मतलब पर्सन उसमें निशान लगा रहे हो? सीट सभी के पास है क्या? ठीक है, मैं चाहता हूं पहले आप ना उसको देख लिया करो, उसके बाद में टिक लगा। पहले टिक लगाने की जरूरत नहीं, घर जाके देखेंगे, यही समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं तो, आप छोटे हो इसलिए उस अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, नहीं तो 2 ही मिनट की बात। मुझे उस लेवल पे, आपका लेवल है ना, उसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है, नहीं तो समझे हुए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो उच्च आदर्शों का, प्रतिष्ठा का, सामान्य व्यक्ति जैसा, या क्रूरता का। कैसा? ठीक है, उसका गुण कैसा होना चाहिए? उच्च आदर्शों वाला होना चाहिए। अच्छा होगा तभी वो नेता बन पाएगा। एक बड़े समूह में नेता होता है, समूह से दूर, समूह के केंद्र में, या समूह में कहीं भी, या समूह से दूरस्थ छोर पर। वो डायग्राम जो मैंने बनाया ना था ना, उसको ऐसा बनाना था, है ना? ये है ना, सारा यहां से चलेगा, लेकिन सभी उसने क्या है, अपने जो अधिकार है सबको दे रखे कि आप करो, ऐसा बनाना चाहिए था, ताकि आप सीधा इसको समझ जाते। एक बड़े समूह में नेता होता है, वो कैसा होना चाहिए? समूह के केंद्र में होना चाहिए। क्लियर है? नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका आधार एक ही माना गया है, और वह है समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, या समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, या समूह की सेवा, या समूह की सदैव प्रशंसा करना। देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन है, सारे गलत कोई नहीं है इसमें से। तो हमें तो वो लगाना ना जो पहला हो, गलत कोई नहीं है, इसलिए आपका दिमाग सही जा रहा है, सभी पे जा रहा है। नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका आधार, अब देखिए उसने क्या कहा है, उसका आधार, यानी पहली जरूरत है ना, पहली जरूरत क्या होनी चाहिए? पहली जरूरत हमारी क्या होती है? हमारे चोट भी लग जाए तो क्या होती है?
प्राथमिक उपचार होता है ना, तो पहली जरूरत कौन सी है? समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति। उसको पहले जो जरूरत है ना उसकी पूर्ति करो। तो पहला ऑप्शन सही है। उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, या समूह की सेवा करे, या समूह की सदैव प्रशंसा करे। ठीक है, ये भी सही है, सही तो है, लेकिन इसमें आएगा पहला, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। देखो, कोई समूह होता है ना, वो कहता है जो उनके मोटिवेटर है, जो उनका समूह चला रहे हैं, उनके जो प्रेरक है ना, उनको संतुष्ट करना जरूरी होता है। वो अपने आप ही नीचे और होते हैं ना, उनको अच्छी तरह से मोटिवेट करेंगे। तो उनको जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक समूह चलेगा नहीं। तो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे तो वो नेता अच्छा माना जाता है। प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल, मॉडल को हिंदी में क्या कहते हैं? मॉडल को आदर्श, क्या कहते हैं? आदर्श। आदर्श के रूप में स्वीकारते हैं, जो होता है कैसा होता है? अपने सपने दिखाने वाला, अपने सपने दिखाने वाला, उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, या प्रधानाचार्य के पुत्र को, या उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल हो। आपसे लिया जाएगा उत्तर ये। 4 नंबर के साथ में ऊपर हाथ करना एक बार, मैं देखना चाहता हूँ कितने के। ठीक है, एक बार नीचे। 3 नंबर के साथ में एक, 2 नंबर के साथ में, 2 नंबर के साथ में खूब है, उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि, ये कौन है? ठीक। उसके बाद है अपने सपने दिखाने वाला। चलो, अच्छी बात है, 2 नंबर भी ठीक था और 4 नंबर भी ठीक था। तो ये दो, ये तो मतलब ही नहीं बनता। कोई बात नहीं, देखो किसी को ऐसा नहीं कहना, देखो सोच पे डिपेंड करता है, समझ जैसी होती है ना हम वैसा बोल देते हैं। और मैंने कहा था ना, बच्चा है, बच्चे जैसी हरकत करेगा तो अच्छा लगेगा, अच्छी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हाँ अब बच्चे इसलिए बोल गए ना, बच्चे हैं तो बच्चे जैसे करना ही चाहिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ऐसे मत सोचना कि मैंने गलत बता दिया तो पता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं था, लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते, वो अपना सोचते हैं। कोई है ना, वो अपने 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 को सोचता है मेरा क्या होगा, दूसरे के कोई नहीं सोचता। निश्चिंत रहना, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, अपना अपना है। ठीक है, इसलिए अपने बारे में सोचो। तो प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श मान लो, हम कोई भी टीचर है, किसी को अपना आदर्श मानते हैं ना, ऐसे ही बच्चा ना उसको आदर्श मानेगा जो क्या है, जो क्या है, उसके आत्म आदर्श हो, जो मेरे जैसा ही हो। वो उसके जो आदर्श है ना, वो चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होता है। चाहे उसमें है ना, जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत बड़े गुण हो, अगर उसमें अवगुण भी है ना उसके जैसे, तो वो क्या है, आदर्श मान लेगा। जरूरी नहीं है कि उसमें गुण ही हो, अवगुण भी है उसके जैसे, तो वो आदर्श मान लेगा। इसलिए कहते हैं ना, चोर चोर मोसेरे भाई, बोलते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है मतलब कहीं ना कहीं, जैसे आदर्श, अभी आप जितने बैठे हुए हो, आप सारे ना कहीं से आए हो, कोई पता नहीं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। लेकिन अब आपसे कहा जाए, अभी पहला दिन हो तो ठीक है, जैसे जिसको सीट मिली है वहीं बैठ गए। 10 दिन के बाद में देखना, जो जैसा है ना उसके पास में बैठे है जो जैसा है वो उसके पास में बैठा है। 10 दिन में उसने ढूंढ लिया कौन कैसा है। अरे वो जैसा भी है, मैं तो एक उदाहरण दिया है जो जैसा होता है ना, ढूंढ लेता है ना, तो बस उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल है, वही हमारा क्या होगा, आदर्श होगा। क्लियर है? बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु, बाल्यावस्था है, ध्यान रखना। बाल्यावस्था यानी कौन सी अवस्था, जिसमें उम्र कौन सी होती है बाल्यावस्था की? 6 से 12 वर्ष। अच्छी बात, इतना याद हुआ, 6 से 12 वर्ष तक, है ना।
तो उसमें दोस्ती का केंद्रीय दोस्ती होती है ना, पता है कैसी होती है? इसमें बच्चे क्या थे, जैसे लड़का है तो वो लड़के के साथ में रहेगा, पूरी उनकी एक टोली होगी, उसको टोली एज कहते हैं। सबसे सूगली एज होती है, सूगली जिसको बोलते हैं ना, जो गंदा है वो ही नहीं धोया, ऐसे ही चला गया, वो ऐसा ऐसा इस एज में होता है। सबसे सूगली एज बोलते हैं इसको, सबसे गंदी एज। गंदी मतलब सूगली, उसमें लिखा हुआ है सूगली, आप हिंदी में ये लिखा हुआ है। हाँ, जिसमें जैसा होता है ना, उसने मुंह धोया है नहीं धोया, जैसा है उसके दोस्त होने चाहिए चार पांच, वो ऐसे होने चाहिए, टोली एज होनी चाहिए। वो टोली टोली होती है ना, उसकी एक पूरी टोली होती है, उसके साथ में रहता है। लड़का है लड़के के साथ में रहेगा, लड़कियां लड़कियों के साथ में रहेगी। जो भी उनका काम है वो उनके अकॉर्डिंग करते हैं जो होता है। तो इसमें उसकी दोस्ती का केंद्रीय बिंदु पूछा गया इसमें, बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, या सामाजिक स्तर पर समानताएं, या परिवार में मित्रों के साथ आदान प्रदान, या सहभागी। हाँ, सहभागिता यानी कि उसके साथ में रहने वाले, जो उसके साथ वाले होते हैं उसी के साथ में उसकी दोस्ती होती है, वो उसके जैसा ही होता है। क्लियर है? आज का जो हमारा जो टॉपिक था, नेतृत्व, वो समझ में आया अच्छी तरह से? अब मैं उम्मीद करता हूँ उसमें से आप कहीं से भी प्रश्न ना, कहीं से भी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए ना तो मेरे पास ले आना, अगर आपको लगे ना तो उसको मेरे पास दे देना कि ये सर एक इसको है ना मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि इसमें शब्द डाल देते हैं ऐसे, वो शब्द नहीं आते आप, वैसे तो आएगा। जैसे इसमें एक शब्द आता है तादात्मीकरण, अब ये कभी सुना ही नहीं है आपने, तो कैसा होगा? तो ऐसे शब्द आएंगे ना, वो आपको थोड़ा है ना, फिर वो लाइन पे लगा के देख लिया करो अगर लगे तो, अन्यथा शब्द नहीं आते आपको, वैसे तो आएगा लेकिन शब्द सुने ही नहीं है, क्योंकि शब्द भंडार हमारा है ही नहीं। शब्द भंडार तब बनता है जब हम क्या पढ़ें, नोवेल पढ़ें, आत्मकथाएं पढ़ें, और वो अभी उम्र है पढ़ने की, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि जैसे भी जॉब लग जाए तो अच्छी बात है। चलो जो जैसा आपने विचार दिया है, और आप उसी पे फोकस करना, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। अब नेक्स्ट क्लास के लिए और वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।